इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं वन पर्सन कंपनी के बारे में, ओपीसी के बारे में। जी हाँ, कि ओपीसी होती क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, क्या उसके प्रैक्टिकल के अंदर बेनिफिट्स होते हैं अगर हम लोग कंपेयर करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में या फिर एलएलपी के साथ में, प्लस कितनी उसकी कॉस्ट आ सकती है सेटअप करने में, उसके एनुअल कंप्लायंस क्या होते हैं, उनकी कॉस्ट कितनी आती है अगर आप एनुअल कंप्लायंस वगैरह करवाते हैं। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर दिखेगा। वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग जो है माई ऑनलाइन सीए के थ्रू एक अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपनी ओपीसी सेटअप करना चाहते हो या फिर कंफ्यूज हो प्रोप्राइटरशिप चूज करूं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज करूं या फिर ओपीसी चूज करूं, तो उसके लिए आप हमसे फ्री कंसल्ट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब गाइस बात करते हैं कि ओपीसी क्या होती है। तो ओपीसी जो है 1% कंपनी कहा जाता है इसको, और जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बेनिफिट्स होते हैं ऑलमोस्ट आपको उतने ही बेनिफिट्स मिलते हैं इसके अंदर। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, आपको मिनिमम 2 पार्टनर्स या 2 पर्सन वगैरह चाहिए होते हैं। लेकिन ओपीसी के अंदर कोई भी एक सिंगल पर्सन भी यहाँ पे अपनी खुद की कंपनी क्रिएट कर सकता है। साथ में अगर मैं कॉस्टिंग की भी बात करूं तो एज कंपेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे कॉस्टिंग आपकी कम आती है। कंप्लायंस के अंदर भी आपको जो है काफी कम कंप्लायंसेस देखने को मिलते हैं। साथ में गाइस जो ओपीसी है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, यानी उससे पहले ओपीसी क्रिएट नहीं होती थी। तो गाइस अगर मैं अल्टीमेटली बात करूं तो कोई भी रेजिडेंट पर्सन जो है इंडिया के अंदर या फिर जो एनआरआई है वो भी यहाँ पे ओपीसी सेटअप कर सकता है, और जो प्राइवेट कंपनी के जो बेनिफिट्स होते हैं उनको एंजॉय कर सकता है एज कंपेयर टू द प्रोप्राइटरशिप फर्म। इसके प्रैक्टिकल के अंदर यार फीचर और बेनिफिट्स की बात करते हैं तो पहली चीज ये कि यहाँ पे आपको लायबिलिटी जो है लिमिटेड देखने को मिल जाती है, जो हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर भी देखने को मिलती है। यानी कि आपकी जो पर्सनल असेट्स होगी, जो पर्सनल लायबिलिटीज होगी, वो कंपनी की लायबिलिटीज और असेट्स से बिल्कुल अलग होगी। तो कंपनी की कोई भी लायबिलिटीज होगी तो उसके लिए आपकी पर्सनल असेट्स को ऐसा नहीं है कि प्लेज कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे कोई भी मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना भी पैसे से आप यहाँ पे अपनी कंपनी को शुरुआत कर सकते हैं। कंप्लायंसेस भी यहाँ पे बिल्कुल कम है अगर मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में कंपेयर करना चाहूँ। प्लस यहाँ पे आपका नाम जो है सिक्योर हो जाता है, यानी एक बार अगर आपका किसी भी ओपीसी का नाम अगर रजिस्टर हो गया तो उस नाम से वापस इंडिया के अंदर कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे जो है नहीं बन सकती है। साथ में गाइस इसको मैनेज करना ईजी हो जाता है, क्योंकि आप एक सिंगल बंदे हैं तो सारे जो डिसीजंस वगैरह हो गए, कहीं पे भी पेपर पे साइन वगैरह करना है आपको खुद को ही करना है, वरना अगर मल्टीपल पार्टनर्स होते तो सभी को साइन वगैरह करने पड़ते हैं। साथ में यहाँ पे आपका एक नॉमिनी का भी ऑप्शन होता है, यानी अगर आपका लेट्स सपोज अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद में अगर आप किसी को भी नॉमिनी यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो नॉमिनी जो भी बंदा होगा फिर उसकी मर्जी रहती है कि वो कंपनी को कंटिन्यू रखना चाहता है या फिर लेट्स सपोज कंपनी को बंद करना चाहता है। तो ये काफी अच्छा यहाँ पे ओपीसी के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब गाइस देखिए, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे जो है मेजरली डिसएडवांटेज भी ये है कि जो ओपीसी है वो स्पेशली स्मॉल बिजनेस के लिए बनी है, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन लग जाती है। तो गाइस कंडीशन ये है कि अगर आपकी जो पेड अप कैपिटल है, शेयर जो कैपिटल है, यानी जो 50 लाख रुपए अगर एक्सीड करती है, या फिर आपका जो कंपनी का टर्नओवर है, आपकी जो सेल है कंपनी की वो 2 करोड़ को यहाँ पे क्रॉस वगैरह कर रही है, तो ये चीजें जरूरी हो जाती है कि आपको विद इन द 6 मंथ्स उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी के अंदर। जी हाँ, तो ये स्पेशली स्मॉल बिजनेस के लिए। अगर आपका टर्नओवर यहाँ पे मान लीजिए आप पहले साल से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा 3-4 करोड़ तो ऐसे ही हो जाएगा, तो उस केस में भाई आप ओपीसी को बिल्कुल भी यहाँ पे प्रेफर मत कीजिएगा। साथ में ओपीसी का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि आप यहाँ पे शेयर को इशू वगैरह करके फंड वगैरह रेस नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे कैपिटल की भी यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशंस हो जाती है लगाने के लिए। साथ में यहाँ पे आप लोग को एक टिप देना चाहूंगा, अगर लेट सपोज अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनवानी है और आपके पास में मान लीजिए पार्टनर वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। तो इससे आपकी जो प्राइवेट कंपनी की जो 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे सिंपली तरीके से फुलफिल हो जाती है। अब गाइस बात करते हैं कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। तो पहली चीज, जो भी बंदा यहाँ पे कंपनी बनवा रहा है उसका पैन और आधार चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा जिसके अंदर बैंक की पासबुक हो गई, स्टेटमेंट वगैरह हो गया, या फिर कोई भी यूटिलिटी बिल जैसे फोन बिल्स वगैरह हो गया, वो यहाँ पे चल सकता है। साथ में जहाँ पे भी जिस भी लोकेशन के ऊपर आपका बिजनेस यहाँ पे चलने वाला है उसका एक रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस चाहिए होगा, जिसके अंदर आप उस लोकेशन का इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी हो गया या फिर रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। प्लस जिनके नाम पे भी बिल आता है उनसे आपको एक एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होगा। यहाँ पे आपको एक डिजिटल सिग्नेचर भी बनवाना पड़ेगा। साथ में आपको एक कंपनी का जो है यूनिक नाम सोचना पड़ेगा, जिसके अंदर आप 2 से 3 नाम यहाँ पे सोच सकते हैं, और जिसमें से यहाँ पे जो है एक नाम बेसिकली यहाँ पे आपका अप्रूव होगा, और उस नाम के साथ में ही आपका करंट अकाउंट, जीएसटी नंबर, आपका कंपनी का नाम, सब कुछ सारी प्रोसेसिंग उस नाम के साथ में होने वाली है। अब गाइस बात करते हैं
कि क्या ओपीसी को मैं खुद यहाँ पे रजिस्टर कर सकता हूँ, मतलब विदाउट एनी काइंड ऑफ द प्रोफेशनल हेल्प? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगा, एमसीए की वेबसाइट के ऊपर अगर आप इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म वगैरह देखेंगे, ओपीसी का हो गया, चाहे प्राइवेट कंपनी का हो गया या फिर एलएलपी का हो गया, तो वहाँ पे आपको एक डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है, अटेस्टेशन चाहिए होता है। जो भी प्रोफेशनल होते हैं जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए, एडवोकेट हो गए, जो भी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। जैसे गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये यहाँ पे बेसिकली ओपीसी का फॉर्म है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। मतलब अल्टीमेटली अगर आपने कुछ वीडियोस को देख करके फॉर्म फिलअप भी कर लिया तो लास्ट में जाकर यहाँ पे आप सिंपली तरीके से अटकने वाले हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको एक ना ओवरऑल यहाँ पे समराइज यहाँ पे आपको प्रोसेस बताते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी मेंबर यहाँ पे जो है बेसिकली जो डायरेक्टर बनने वाला है उसका आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होगा। डिजिटल सिग्नेचर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस गवर्नमेंट की वेबसाइट जो एमसी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ पे आपको स्पाइस प्लस करके एक फॉर्म मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले एक नेम रिजर्व करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने बातचीत की थी, मान लीजिए आपने एक नाम ले लिया मायोलाइन सीए टेक्नोलॉजीज, एक नाम ले लिया आपने कोई भी दूसरा ब्रांड नेम ले लिया, या फिर आपने मायोलाइन सीए के आगे ही कुछ एंटरप्राइज लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। तो इस तरह से आपको जो है 2 से 3 नाम यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको चेक करना पड़ेगा वो नाम अवेलेबल है कि नहीं है, किसी ने उसके ऊपर ट्रेडमार्क तो नहीं ले रखा। तो काफ़ी सारी चीज़ आपको चेक करनी पड़ती है और उस नाम के साथ में आपको पहले जो है नेम को रिजर्व कराना पड़ता है। तो जो भी नेम यहाँ पे अप्रूव होगा उसके बाद में आपको स्पाइस प्लस जो है फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में जो भी जिस भी पर्सन को आप नॉमिनी रखना चाहते हो INC 9 आपको फॉर्म फिलअप करना है। साथ में यहाँ पे आजकल जो है EPF हो गया, ESI वगैरह हो गया, पैन नंबर वगैरह हो गया, ये आजकल डायरेक्टली आपको जो है MC के थ्रू यहाँ पे मिल जाता है, अलग से आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन सभी के भी आपको फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक स्नैपशॉट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी हो गया, एड्रेस हो गया, सब्सक्राइबर की डिटेल्स हो गई, OPC का नॉमिनेशंस वगैरह हो गया, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह हो गई, पैन और टैन की इन्फॉर्मेशन हो गई, अटैचमेंट हो गए। तो ऐसी काफी सारी डिटेल्स आपको एमसीए की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है। अब गाइस अगर मैं बात करूं कि सर्टिफिकेट आपको कैसे प्रोवाइड होता है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि हमें यहाँ पे घर पे सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गवर्नमेंट सारा प्रोसेस यहाँ पे डिजिटली करती है, फॉर्म भी आपको डिजिटली यहाँ पे फाइल करना पड़ता है और गवर्नमेंट जो है बेसिकली उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पे फॉर्म को अप्रूव करते हैं और अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे जो इशू करते हैं। और इस टाइप का कुछ आपको सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है एज ए PDF। और कोई भी आपका कंपनी के जो है रिकॉर्ड्स वगैरह भी जो है यहाँ पे पब्लिकली जो है गवर्नमेंट के डेटाबेस के अंदर यहाँ पे सर्च कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का आपको CIN नंबर देखने को मिल जाएगा, कंपनी का आपको पैन नंबर वगैरह हो गया, टैन नंबर वगैरह हो गया, ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब गाइस अगर मैं बात करूं कि OPC को बनाने के अंदर खर्चा कितना आता है, सेटअप कॉस्ट कितनी आती है, तो इसको सिंपली मैंने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है आपकी गवर्नमेंट की फीस जिसके अंदर आपका डिजिटल सिग्नेचर का खर्चा हो गया, आपका नेम रिजर्वेशन का खर्चा हो गया, फिर डिपेंड करता है कि आपकी शेयर कैपिटल कितनी आपकी OPC के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं मिनिमम उसकी भी बात करूँ तो 2000 रुपये का उसका खर्चा हो गया। तो ऐसे करके काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। फिर आपका प्रोफेशनल फीस का खर्चा होता है जो कि टोटली डिपेंड करता है आपने किस प्रोफेशनल को हायर कर रखा है, प्लस वो आपके बिहाफ पे आपकी पूरी कंपनी बनाएगा तो उसको कितना टाइम वगैरह लगने वाला है। तो ये टोटली डिपेंड करता है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, कहाँ से आपका मेट्रो सिटी से है, नॉन मेट्रो सिटी से है, तो काफ़ी सारे इसके ऊपर फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो अगर मैं एक एवरेज यहाँ पे कॉस्ट की बात करूँ, चाहे आप ऑनलाइन करवा रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन करा रहे हैं, तो 8 से 10,000 रुपये का खर्चा यहाँ पे पड़ता है अगर आप एक OPC को यहाँ पे सिंपली सेटअप करना चाहते हैं। और उसके साथ में डिपेंड करता है कि वो प्रोफेशनल आपको क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा है, MSME सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, GST हो गया, या फिर कोई फर्दर कंप्लायंसेस वगैरह हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती है। और गाइस साथ में बताना चाहूँगा, अगर आप मायोलाइन सीए के थ्रू अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर एक कोट वगैरह लेना चाहते हो या फिर कंफ्यूज हो, तो उसकी लिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और स्पेशली स्टार्टअप के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूसिव जो है डिस्काउंट वगैरह भी ऑफर करते हैं, जो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि यार OPC के एनुअल कंप्लायंसेस क्या है, यानी कि अगर एक बार आपने OPC यहाँ पे सेटअप कर ली तो यहाँ पे साल भर के अंदर क्या हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो ये यहाँ पे आपकी MC की फाइलिंग्स होती है, यानी OPC को जो है AOC 4 हो गया, MGT 7 फॉर्म हो गया, जिसके अंदर आपके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे आपका P&L अकाउंट हो गया, आपका बैलेंस शीट हो गया, यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से जो है रिकॉर्ड वगैरह जो है मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो P&L और बैलेंस शीट होगी वो आपको साइन करानी पड़ेगी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको एक ऑडिटर बेसिकली हायर करना पड़ेगा और ये चीज़ यहाँ पे कंपलसरी होती है OPC के अंदर भी, यानी कि जो स्टैच्यूटरी ऑडिट होती है वो कंपलसरी होती है। और हर साल आपको एक CA को हायर करके अपने जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके ऊपर साइन वगैरह कराना पड़ेगा। और ये कंपलसरी तब भी हो जाता है अगर आप कोई भी बिजनेस नहीं है आपके पास में, मतलब इस साल मान लीजिए आपका कोई भी बिजनेस ही नहीं हुआ, स्टिल आपको जो है नील फाइल करनी पड़ेगी और उसमें भी आपको जो है सारे स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर वगैरह करने पड़ेंगे। साथ में गाइस जो डायरेक्टर होंगे उनका DIR 3 KYC होता है, जो कि KYC होता है हर साल
साल की तरह ये एक फॉर्म होता है बेसिकली जो आपको हर साल यहाँ पे फाइल करना पड़ता है। फिर ऑडिटर की जब आप अपॉइंटमेंट वगैरह करेंगे तब आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। साथ में गाइस आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर किए होंगे, P&L अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, जिसपे सीए ने ऑलरेडी साइन कर रखे होंगे, तो उसकी एक ITR 6 करके फॉर्म होता है, तो उसकी एक इनकम टैक्स रिटर्न भी यहाँ पे जाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ओपीसी के अंदर आपको सेपरेटली पैन कार्ड नंबर मिलता है, आपका पर्सनल पैन कार्ड नंबर अलग होता है, कंपनी का अलग होता है, तो कंपनी की यहाँ पे सेपरेटली जो है ITR 6 वगैरह जो यहाँ पे फॉर्म वगैरह फाइल होते हैं। इस बात करते हैं कि ओपीसी का एनुअल जो है मेंटेनेंस का यहाँ पे चार्जेस वगैरह कितना है, तो ये टोटली डिपेंड करता है साइज ऑफ दी कंपनी के ऊपर, प्लस कंपनी के कितने ट्रांजेक्शन है, निल ट्रांजेक्शन है, या फिर मान लीजिए 10-15 लाख तक ट्रांजेक्शन है, 20 लाख, 50 लाख, 2-2, 3-3 करोड़ के ट्रांजेक्शन है, तो ये टोटली डिपेंड करेगा। अगर मैं इंडिया के अंदर एक एवरेज यहाँ पे कॉस्ट की बात करूँ तो सेम काइंड ऑफ दी कॉस्ट लग जाती है आपकी 8 से 10,000 रुपये पर ईयर, आप यहाँ पे मान सकते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए। साथ में गाइस अगर मैं यहाँ पे कंप्लायंसेस की बात करूँ तो अगर स्मॉल बिजनेस की बात करूँ तो चाहे आप प्राइवेट कंपनी चूज करो या फिर ओपीसी चूज करो, यहाँ पे ऑलमोस्ट ना देखिए कंप्लायंस के अंदर आपका खर्चा ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। बस यहाँ पे जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट आपकी थोड़ी बहुत यहाँ पे आप पैसे बचा सकते हो, लेकिन जो कंप्लायंस के अंदर ऑलमोस्ट आपका सेम हो जाता है। तो यहाँ पे ओपीसी को यहाँ पे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, ओपीसी को तभी आपको जो है चूज आउट करना चाहिए जब आपको उसके सारे प्रो और कॉन्स यहाँ पे पता है, जो कि टोटली डिपेंड करता है आपका किस टाइप का बिजनेस है, आपका फ्यूचर के अंदर क्या विजन है, क्या प्लान है। तो डेफिनेटली मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कभी भी अगर आपको ओपीसी क्रिएट करनी है तो हमेशा आपको एक जो है कंसल्टेंट को जरूर हायर करना चाहिए, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए कि मेरे लिए यहाँ पे क्या बेस्ट रहेगा, मेरे लिए क्या ओपीसी बेस्ट रहेगी, क्या प्राइवेट कंपनी बेस्ट रहेगी या फिर एलएलपी वगैरह बेस्ट रहेगी। तो गाइस इन सभी एडवाइस के लिए ऑलरेडी लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप डिटेल्स वगैरह फिलअप करके आप हमारे थ्रू यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।